प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अजातशत्रु नाम से बीए सेकेंड ईयर की पुस्तक में नवम कथा प्रसंग का भाग पढ़ने जा रहे हैं। नवम कथा प्रसंग के भाग में कौसंबी का पथ का वर्णन है। कौसंबी पथ के वर्णन में जीवक और वसंतक के जीवन से संबंधित कुछ बातें और वार्तालाप का ये भाग इसमें समझाया गया है। इसमें वसंतक और जीवक के मध्य जो कौसंबी के पथ में, कौसंबी का पथ है, उसमें जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को अपने शब्दों में इस प्रकार संजोकर लिखने का श्रेय हमारे प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद को जाता है। जयशंकर प्रसाद कौसंबी के पथ नाम से प्रकरण में इस पट परिवर्तन तथा कथा प्रसंग में विभिन्न शब्दों का आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार इसका वर्णन को दर्शाया गया है कि पढ़ने के बाद इसमें सहज अनुभूति होती है तथा व्यक्ति समझने सोचने के लिए भी प्रगाढ़ लालित होता है। ऐसे ही कई प्रसंग इसमें अपने को और पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आप श्यामपट की तरफ ध्यान दीजिए और इन दृश्यों को समझने और लिखने की कोशिश करेंगे, और जिसमें मूल शब्द तथा शब्दों के उच्चारण तथा भाषा शैली के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे, और जहाँ जहाँ ऐसे कठिन शब्द और मुख्य बिंदु आएंगे उनको आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जीवक और वसंतक क्या कहते हैं, देखिए। सबसे पहले वसंतक हंसता हुआ, तब इसमें मेरा क्या दोष है। वसंतक हंसता हुआ कौसंबी के पथ में प्रवेश करता है, तब वो स्वयं कहता है इसमें मेरा क्या दोष है, अर्थात मेरा इसमें क्या हुआ है। तब जीवक कहता है जब तुम दिन रात राजा के समीप रहते हो और उसे सहचर बनने का तुम्हें गर्व है, तब तुमने क्यों नहीं ऐसी चेष्टा की। कहते हैं कि हे वसंतक, तुम राजा के नित्य पास रहते हो, राजा की बात को मानते हो, राजा के बारे में सोचते हो, राजा की आज्ञा का पालन करते हो। उस समय आपने मुझे ऐसी बात क्यों नहीं कही, इसका क्या कारण है। आपको मुझे ऐसी बात कहनी थी और कहने की श्रेष्ठता यानी इच्छा जाहिर नहीं की, ये सबसे बड़ी गलती है। तब वरांश-तक कहता है कि राजा बिगड़ जाए, कि राजा बिगड़ जाए। जीवक, अरे बिगड़ जाए कि सुधर जाए ऐसी बुद्धि को, यानी भले ही वो राजा बिगड़े या फिर राजा सुधरे, लेकिन ऐसी बुद्धि को धिकार है, यानी इस प्रकार का व्यवहार या बुद्धि रखते हो वो कदापि भी सही नहीं है। आपको श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ व्यवहार रखना अत्यंत ही जरूरी है। जब तक आप व्यवहार सही नहीं रखोगे तब तक आपकी बुद्धि भी सही नहीं रहेगी। इसीलिए आपके व्यवहार को सही रखना बहुत ही जरूरी है। वसंतक वरास्तक कहता है कि राजा बिगड़ जाए, अगर राजा बिगड़ जाए, राजा बात करते करते उसके ऊपर क्रोधित हो जाए तो क्या होगा। अरे बिगड़ जाए कि सुधर जाए ऐसी बुद्धि को, अगर राजा बिगड़ भी जाता है या सुधर जाता है तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वसंतक धिक्कार है जो इतना भी न समझे कि राजा पीछे चाहे स्वयं सुधर जाए अभी तो हमसे बिगड़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब, अगर राजा हमारे कहने के बाद भी सुधर जाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अगर हमारी बातों में आकर के वो बिगड़ जाते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल ही बुरा है। जीवक कहता है तब तुम क्या करते हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो। जब राजा आपके सामने बिगड़ जाए या आपकी बात न माने तो उनकी बात मनवाने के लिए आप क्या प्रयास करते हो। आप द्वारा कौन सा ऐसा प्रयास किया जाता है जिससे राजा आपकी बात पर न बिगड़े। वसंतक,
दिन रात सीधा किया करते हैं, बिजली की रेखा की तरह टेढ़ी जो राज शक्ति है उसे दिन रात संवार कर, पुचकार कर, भयभीत होकर, प्रशंसा करके सीधा करते हैं, नहीं तो न जाने किस पर वह गिरे। फिर महाराज पृथ्वीनाथ यथार्थ आचार्य इत्यादि के क्वाद से पुटपाक कि महाराजा द्वारा दिन रात उनके पुचकार कर, संवार कर तथा भयभीत होने की प्रशंसा हटा करके उसके बारे में ऐसा कार्य करते हैं जिससे वो प्रशंसित हो जाए और प्रशंसित भाव से कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो उसे पहले सीधा करने का प्रयास करते। जिस प्रकार बिजली की रेखा की तरह टेढ़ी होती है राज शक्ति, कहने का मतलब राजा द्वारा जो दंड दिया जाता है वो पूर्णतः राजा के अनुकूल, और राजा के द्वारा दिया जाने वाला दंड हमेशा राजा प्राय सोच समझ कर देता है। इसलिए राज दरबार में कभी भी राजा से मन मुटाव नहीं करना चाहिए। जब अपन राजा के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार का दोषारोपण हमारे साथ होता है और हम उस व्यवहार के कारण ही अपने आप को जलील समझते हैं। इसीलिए राजा से बना के रखनी जरूरी है। जीवक पुनः उत्तर देता है, बड़े विचित्र ढंग से उत्तर देने की कोशिश करता है। वसंतक को अब इन सवालों का जवाब देता है, कहता है, चुप रहो, बको मत, तुम्हारे ऐसे मूर्खों ने ही तो क्या सभा को बिगाड़ रखा है। जब देखो परिहास, यानी तुम्हारे जैसे मूर्खों ने ही सभा को बिगाड़ रखा है। जब भी देखो आप उसका परिहास करते रहते हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको अपने द्वारा नेक का सिद्ध करने चाहिए। जीवक परिहास नहीं अट्ठास, यानी परिहास की बात नहीं कर रहे, अपन यहाँ अट्ठास की बात कर रहे हैं। आप इस बात से समझे नहीं हो। उसके बिना क्या कौन का अन्न पसता है भला, उसके बिना किसका अन्न पसता है भला। क्या बल तुम्हारी बूटी में, अर्थात उनके बिना तुम्हारी बूटी में, तुम्हारे शरीर में क्या बल है। अरे जो मैं सभा को बनाऊं तो क्या अपने को बिगाड़ूं। अगर वो सभा को बनाते हैं तो क्या अपने को बिगाड़ेंगे। और फिर झाड़ू लेकर पृथ्वी देवता को मोरछल करता फिरूं। और इस प्रकार अगर मैं उनके व्यवहार से खुश नहीं हूं तो झाड़ू को लेकर के पृथ्वी देवता को मोरछल करता फिरूं, अर्थात पृथ्वी को बार बार नमन करता रहूं, झाड़ू से पृथ्वी को स्पर्श करता रहूं, यही मेरी भलाई है। इस प्रकार का कार्य मुझसे नहीं होता है। देखो न अपना मुख आदर्श में, चलो सभा बनाने, राजा को सुधारने। इस समय तो अगर आपको जीवक कहता है ऐसा ही लगता है तो चलो वहां जाकर के राजा को भी सुधारो, सभा को भी सुधारो, जिससे आपको ये पता चले कि वास्तव में हकीकत क्या है। जब तक आप खुद इसके बारे में जान नहीं पाएंगे तब तक आप में समझने की जिज्ञासा और सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी। आपको सभी के प्रति उस प्रकार की भावना को रखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप उनके प्रति इस प्रकार की भावना नहीं रखेंगे तब तक व्यक्ति विशेष पर उसके बारे में बात नहीं की जाएगी। जीवक तो इससे क्या हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं, दुख से विचलित होते नहीं। क्या हम अपना राजा द्वारा दी गई आज्ञा का समय समय पर जो कर्तव्य पालन करते हैं वो कर्तव्य पालन राजा की आज्ञा द्वारा करते हैं। क्या हम इनके दुखों से विचलित नहीं होते, यानी इनके द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं, जो दुख दिए जाते हैं, उनसे हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने को राजा के बारे में ही सोचना चाहिए, राजा के हित के बारे में ही सोचना हमारा परम कर्तव्य है और हमारा धर्म है। जब तक अपन राजा के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक अपन राजा के बारे में विचार भी नहीं कर सकते। इस कारण से हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि हमें राजा के बारे में ही सोचना है और राजा ही सभी का हित करने वाला होता है। जीवक तो इससे क्या मैं अपना कर्तव्य समझूं। तब वो इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है। जीवक और वसंतक के मध्य दो पंक्तियां है, विद्यार्थियों ध्यान दोगे। लोभ सुख का नहीं, न तो डर है, प्राण कर्तव्य पर निछावर है। लोभ सुख का नहीं है,
नहीं इससे डर है, प्राण कर्तव्य पर निस्वार है, अर्थात प्राण हमेशा अपने कर्तव्य पर ही निछावर होते हैं। सुख के लिए लोभ ज्यादा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सुख के लिए लोभ लालच ज्यादा रखता है उसे अपने प्राणों को भी गंवाना होता है। तब वसंतक कहता है, उसके बाद वसंतक की बारी आती। वसंतक कुछ बात इस प्रकार रखता है, तो इससे क्या हम भी अपना पेट पालते हैं, तो ऐसा क्या हम भी इनसे अपना पेट पालते हैं, अपनी मर्यादा बनाए रहते हैं, किसी और के दुख से हम भी टस से मस्त नहीं होते हैं। यानी इस प्रकार हम अपना पेट पाल लेते हुए दूसरों के दुख से कभी टस से मस्त नहीं होते हैं, एक बाल भर भी नहीं समझे। कितना संपर और सुरीला करते हैं सो भी जानते हो, कितना संपर और सुरीला करते हैं ये सब हम भी जानते हैं। जहां उन्होंने आज्ञा दी कि इसे मारो, हम तत्काल ही संपर बोलते हैं कि रो। यानी जिस प्रकार उनकी आज्ञा होती है कि इनको मारो, तो हम राजा की आज्ञा का निरादर कभी नहीं करते हैं। जैसी उनकी आज्ञा दी जाती है उसका पालन करते हैं। जीवक और वसंत के मध्य इस प्रकार का कौसंबी के पथ पर वार्तालाप हो रहा है और दोनों ही राजा के गुण और अवगुणों की चर्चा करते हैं और इस चर्चा में स्वयं ये बात रखते हैं कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। जब तक ये ऐसा होना और नहीं होना की बात नहीं समझते तब तक उसके बारे में वे पूर्ण रूप से बात नहीं रख पाते हैं। फिर वसंत कहता है तो तत्काल सम पर बोलते रहो, जीवक के जाओ रो। अगर जीवक को इस समय क्रोध आता है, वो कहता है अगर आपको ऐसा लगता ही है आप जाकर रोइए, मुझे किसी प्रकार की इस प्रकार की मन में इच्छा नहीं है कि रोए। वसंत क्या तुम्हारे नाम को रोना है? अरे रोए तुम्हारे से परोपकारी। इस प्रकार अगर रोना है तो रोए तुम्हारे से परोपकारी। जो राजा को समझाया चाहते हैं, घंटों बकवाद करके उन्हें तंग करना और अपने मुख को भी कष्ट देना। यानी राजा की अगर ये भावना होती है कि अपने मुख को तड़पाना, कष्ट देना और घंटों बकवास करना, ये पूर्णतः गलत है। ऐसा राजा के साथ में व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यवहार करने से राजा हमेशा दुखी होते हैं। जो जीभ अच्छा स्वाद लेने के लिए बनी है उसे व्यर्थ हिलाना डुलाना, यानी जो जुबान अपने अच्छे स्वाद के लिए बनी उन्हें कभी भी व्यर्थ हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए अनुचित होती। अरे यहाँ तो जब राजा ने एक लंबी चौड़ी आज्ञा सुनाई, उसी समय यथार्थ है श्रीमान कहकर विनीत होकर गर्दन झुका ली। बस इति श्री, नहीं तो राज्यसभा में बैठने कौन देता। अगर इतना ही उन पर विश्वास नहीं होता तो राज्यसभा में हमें कोई बैठाने नहीं देता। ये जीवक और वसंत के मध्य राजा के प्रति भावना की बात हो रही है। किस प्रकार राजा उनके मध्य बातचीत करते हैं उसका जिक्र हो रहा है। जीवक हम लोग कैसे चाटुकारों का भी कैसा अधम जीवन है, हमारे जैसे चाटुकारों का किस प्रकार इस प्रकार का जीवन है जिससे इस जीवन को जीने के लिए हम अधम जीवन जी रहे हैं, पूरा जीवन नहीं जी रहे हैं, आधा जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। जीवन के द्वारा वसंत को इस प्रकार की बात की जा रही है कि अधम जीवन कभी हमें नहीं जीना चाहिए। वसंतक और आप जैसे लोगों का उत्तम चाहे माने न माने टांग अड़ाए जाते हैं, मनुष्यता के लिए ठीका लिए फिरते हैं। आप लोग हमेशा इस प्रकार का वर्ताव करते हैं जिस कारण से राजा को भी हमेशा आपके सामने झुकना पड़ता है और साथ ही साथ राजा द्वारा आपके कारण हतोत्साहित होना पड़ता है। ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा दुर्गति होती है, सद्गति नहीं होती है। तब आगे की बात कहने से कहते हैं कि जीवक वापस पुनः उनको इसके बारे में कहता है, अच्छा भाई तुम्हारा कहना ठीक है, जाओ किसी प्रकार से पिंड
भी छूटे। वो कहता है बहुत बढ़िया, अगर इस प्रकार की आप बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपके लिए बहुत ही ठीक है, अच्छा जाओ आप आगे बात करो। यानी इस प्रकार की बात आपने जो रखी वो बहुत ही बढ़िया है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे और आपकी बातों पर विचार भी हम करेंगे, क्योंकि वो हमेशा इस प्रकार की बातें करने के लिए हमें लालायित रहता है और समझाने और समझने की कोशिश भी करता है। उसके बाद आगे के इस पद भाग के पद्यावरण में और बात की जा रही है, इसके साथ साथ और बातें कुछ बताई जा रही है। जैसे उन्होंने बताया है कि वसंतक ने कहा है, पद्मावती ने कहा कि आर्य जीवक से कह देना कि अजात का कोई घनिष्ठ न हो पावेगा। उन्होंने पहले ही आज्ञा दे दी कि अजात का कोई घनिष्ठ नहीं होगा, और अगर होगा तो वो स्वयं ही इस युद्ध में मारा जाएगा। और सबसे पहले उस अजात के बारे में केवल शिक्षा के लिए ये आयोजन है, और माता जी से विनती से कह देना कि पद्मावती बहुत शीघ्र ही उसका दर्शन श्रावस्ती में करेगी। माता जी को वो संदेश भेज दिए है कि उन्हें पहले ही कह देना कि आपका दर्शन वो श्रावस्ती में आकर के जरूर करेगी। जीवक, अच्छा तो क्या युद्ध होना ध्रुव है? जीवक कहता है, क्या ऐसी स्थिति में युद्ध होना स्वाभाविक है? युद्ध हमें करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? ये बात जीवक द्वारा कही जा रही। वसंतक, हाँ जी, प्रसन्नजीत श्री भी प्रस्तुत है। महाराजा उदयन से मंत्रणा एक हो गई है, यानी महाराजा उदयन से वार्तालाप इस संबंध में हो गया है कि हमें आक्रमण करना है या नहीं करना है। आक्रमण हुआ ही चाहता है, आक्रमण हुआ ही चाहता है, होना जरूरी है। बिना आक्रमण के अपन कोई भी राज्य विस्तार नहीं कर सकते। महाराजा बिंबिसार की समुचित दवा करने अब वहाँ हम लोग आया ही चाहते हैं। महाराजा बिंबिसार की समुचित दवा करने के लिए अब वहाँ आया ही चाहते हैं। पतल परिस रहे, समझे न, इस प्रकार पतल परिसी जा रही है। आप समझे नहीं समझे? जीवक, अरे पेटू, युद्ध में तो कोई गिर्द पेट भरते हैं, यानी आप जिस प्रकार मुझसे बात कर रहे हैं उसका तात्पर्य ये है और जीवक आपस में युद्ध में ब्राह्मण भोजन करते हैं। आपस में युद्ध से तो ऐसी शास्त्र की आज्ञा ही है, क्योंकि युद्ध में तो प्रायश्चित लगता है, फिर बिना यानी बिना किसी कारणवश अपन युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि युद्ध करते समय हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हमें प्रायश्चित न हो। तब वो वसंतक ह करके बात को काट देता है। जीवक कहता है, जाओ महाराज दंडवत। इस प्रकार दोनों के मध्य दंडवत नमस्कार होते हैं, और दंडवत नमस्कार होने के बाद में वे इस बात को समझते हैं कि वास्तव में हमें युद्ध के रण क्षेत्र में जाना है अथवा नहीं जाना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको अभी तक जीवक और वसंतक के माध्यम से नवम दृश्य कौशाम्बी के पथ को समझाया गया है। इस दृश्य में दो प्रकार के विशेष पात्र रहे थे, एक है जीवक और दूसरा है वसंतक। आपको जीवक और वसंतक दोनों पात्रों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। किसकी क्या भूमिका रही है, दोनों एक दूसरे को क्या उत्तर देते हैं, और उत्तर देते समय क्या क्या सावधानी रखते हैं, और उनका युद्ध के लिए क्या विचार है, ये सब चीजें आपको पहले से ही सीखनी है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, इन्हें की कोशिश करेंगे, तब आपको इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण जानकारी को समझने के लिए हमें इन पर विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जब तक अपन महत्वपूर्ण जानकारी नहीं समझेंगे और सीखने का प्रयास नहीं करेंगे,
तब तक इसके बारे में आगे के अध्याय को अपन सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आप अभी तक जीवक और वसंतक के बारे में जो 9वें अध्याय में बात कही गई है वो आप स्पष्ट रूप से पहले समझेंगे। इसमें से जो जो पंक्तियों में जो जो बातें और विशेष करके जो शब्द आए जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, उन शब्दों को आप पुनः एक बार स्मरण करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी में कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से आपको जानकारी में नहीं होता तब तक आप उसके बारे में कुछ विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 9वें दशे में कौशाम्बी के पथ में छोटा सा जो अध्याय आपको समझाया गया है, इसमें 2 ही पात्रों की विशेष ध्यान रखना, इससे संबंधित ही परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्नोत्तर आते हैं। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।